अधेड़ उम्र की महिला अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपने ही भांजे से इश्क कर बैठती है। और फिर दोनों बंद कमरे में जो खेल खेलते हैं, उस खेल के चक्कर में एक ऐसा कत्ल हो जाता है कि जिसकी गूंज लोगों के कानों तक जब पहुंचती है तो लोग सुनकर हैरान थे। साथियों, आज कहानी उसी मामी और भांजे की है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं आज फिर एक जुर्म की दुनिया की सच्ची कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के आगरा की। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक थाना लगता है, ट्रांस यमुना थाना। ट्रांस यमुना थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है, टेढ़ी बगिया। साथियों, टेढ़ी बगिया में एक परिवार की महिला 3 मार्च की सुबह करीब 6 बज रहे थे। कूड़ा फेंकने के लिए जैसे ही छत पर चढ़ती है और छत की रेलिंग के पास जब पहुंचती है, वहां से जैसे ही कूड़ा फेंकने के लिए नीचे की तरफ देखती है, तभी वो सन्न रह जाती है। उसके हाथ से कूड़ा नीचे गिर जाता है और चीखने चिल्लाने लगती है। अब आसपास घर के जो लोग मौजूद थे, वो अपने घर की महिला की आवाज़ सुनकर ऊपर जाते हैं। और जब जाते हैं तो वह देखते हैं कि महिला कुछ बोल नहीं पा रही है और वहाँ आसपास कोई भी नहीं है। अब लोग उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या बात हो गई, क्यों चिल्ला रही हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्या कुछ काट लिया है तुम्हें, कहीं सांप वगैरह तो नहीं आ गया। तभी महिला इशारा करती है और कहती है कि उधर प्लाट में, खाली पड़े हुए प्लाट में किसी का प्लास्टिक की बोरी में शव पड़ा हुआ है। अब इधर यह बात सुनकर परिवार वाले सन्न रह जाते हैं और जब प्लाट की तरफ जाकर देखते हैं तो वाकई में एक प्लास्टिक की बोरी में खून से लगा हुआ एक शव था। उसके हाथ दिखाई दे रहे थे और फौरन ही लोग भागकर नीचे जाते हैं और आसपास के लोगों को सूचना देते हैं, बताते हैं कि खाली पड़े प्लाट में किसी का शव पड़ा हुआ है। अब लोग देखने के लिए दौड़कर जाते हैं। देखते ही देखते बात आग की तरफ फैल जाती है और आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। देखते हैं तो वाकई में एक प्लास्टिक की बोरी में किसी का शव पड़ा हुआ था। अब इधर फौरन ही लोग पुलिस को सूचना देते हैं। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचती है साथियों, तो वह प्लास्टिक की बोरी को बाहर निकालती है और फिर फॉरेंसिक टीम को बुलाती है जांच के लिए। फॉरेंसिक टीम आती है, जांच पड़ताल करती है, अपना सबूत वगैरह इकट्ठा करती है और जब बॉडी को निकाला जाता है, उसकी शिनाख्त की जाती है। पुलिस को पता चलता है कि इस महिला का नाम गीता है और इसकी उम्र लगभग 45 साल है। अब आस पास के लोग सन्न थे कि किसी अधेड़ महिला की, 45 वर्षीय महिला की आखिर किसने इतनी बेरहमी से कत्ल किया होगा और उसे बोरी में भरकर इस प्लाट की तरफ फेंक दिया। अब लोग हैरान थे। तभी पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर उसके भाई का घर भी है और यहीं पास में ही वो रहती भी है। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। साथियों, जांच पड़ताल शुरू करती है तो एक ऐसी भयानक कहानी सामने निकल कर आती है कि फिर पुलिस भी और आसपास के लोग भी हकीकत सुनकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल साथियों, आगरा का ही रहने वाला प्रताप प्रताप सिंह अपने पत्नी गीता के साथ टेढ़ी बगिया में रहता था। उसके 2 बच्चे भी थे, एक भूरा और एक कुलदीप। भूरा की उम्र लगभग 19 साल थी। इधर प्रताप मेहनत मजदूरी करता था और मेहनत मजदूरी कर जो पैसे इकट्ठा करता था उससे अपने परिवार को चलाता था। अब इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। करीब आज से 8 महीने पहले प्रताप मजदूरी करने के लिए शहर आया हुआ था, लेकिन फिर एक दिन गीता का भाई रवि उसे फोन करता है और कहता है कि वो भी अपनी पत्नी रोशनी के साथ शहर रहना चाहता है, वह भी कुछ काम करना चाहता है। इधर गीता कहती है, चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम हमारे पास रहोगे, चलो मैं एक कमरा देखती हूँ। गीता जाती है, एक किराए का कमरा ढूंढती है और फिर अपने भाई को फोन कर अपने भाभी के साथ शहर बुला लेती है। अब इधर रवि अपनी पत्नी रोशनी को लेकर शहर चला जाता है अपने बहन के पास। वहां जाने के बाद उसके सामने ही एक किराए के मकान में वो रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है।
एक दिन भूरा अपने मामी से मिलने के लिए जाता है। मिलने के लिए जाता है तो देखता है कमरे में कोई नहीं है। अब उधर कमरे में जाकर अपने मामी से बातचीत करने लगता है। बातचीत करते करते अब वो अपने ही मामी के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। इधर मामी को उसकी अश्लील हरकतें काफ़ी अच्छी लगती थी। मामी भी उसके साथ अब अटखेलियाँ खेलने लगती है और फिर एक दिन दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। अब समय बीतता जाता है। एक दिन कमरे पर दोनों मामी और भांजे अकेले थे, इश्क में चूर थे। तभी कहीं से उसका मामा रवि आ जाता है। रवि आ जाता है तो देखता है कि मामी कमरा बंद कर अपने भांजे के साथ अंदर है। दरवाज़ा खटखटाता है, आवाज़ लगाता है तो मामी और भांजे डर जाते हैं। दोनों कपड़े पहनते हैं और फिर जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, रवि पूछता है कि दरवाज़ा क्यों बंद था, आखिर ऐसी क्या बात थी, तुम दोनों अंदर क्या कर रहे थे दरवाज़ा बंद करके। अब जो उसकी पत्नी रोशनी की जो बनावट थी, जो चेहरे का रंग था, वो कुछ अलग ही कह रहा था। बिखरे बिखरे बाल। अब वो समझ जाता है कुछ गलत हो रहा था। वो अपनी पत्नी को भी डांट फटकार लगाता है और फिर अपने भांजों को भी डांट फटकार लगाकर वहां से भूरा को भगा देता है। अब इधर भांजा मामी के पास जाने से डरने लगता है और मामी भी उससे अब फोन पर चोरी चोरी बातें करने लगती है। इधर रवि का मन काफी उदास रहता था। वो अपनी पत्नी और भांजे को लेकर काफी शक कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है। क्या वाकई में दोनों बंद कमरे के अंदर कुछ कर रहे थे या फिर वो यूं ही शक कर रहा था। अब इधर समय बीतता जाता है। साथियों, तभी रोशनी बात करती है अपने भांजे से। कहती है, देखो, हमारे प्यार के बीच में तुम्हारा मामा आ रहा है और वो हम दोनों के प्यार में रुकावट बन रहा है और मैं तुम्हें बेहद प्यार करने लगी हूं। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ जीवन जीना है और तुम्हें ढेर सारा प्यार करना है। तुम मुझे काफ़ी अच्छे लगते हो। इधर भांजा मामी के प्यार में इस कदर बेकरार हो जाता है कि वो अपने मामी के साथ करीब 16 फरवरी को, जैसे ही उसका मामा काम करने के लिए रवि बाहर जाता है, वह अपने मामी के घर जाता है और फिर मामी के साथ फरार हो जाता है। अब इधर मामा उसका रात को जब काम करके घर लौटता है तो देखता है कि कमरा बंद है, अंदर कोई भी नहीं है। वो अपनी बहन गीता के पास जाता है और पूछता है कि बहन, कहीं मेरी बीवी नहीं दिखाई दे रही है, तुम्हारा भांजा भूरा कहाँ है। तभी गीता कहती है कि वो तो यही था, उसका भी कई घंटों से पता नहीं है, पता नहीं दोनों कहाँ हैं। अब इधर गीता और रवि मिलकर अपने भाई और अपनी बीवी को ढूंढते हैं, लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं चलता है। अब इधर रवि समझ चुका था कि कहीं ना कहीं भूरा ने उसकी बीवी का या तो अपहरण किया होगा या फिर उसे लेकर फरार हो चुका है। कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो अपनी बहन के साथ मिलकर अपने बीवी और भांजे को खोजता है। तकरीबन 8 दिन के बाद दोनों मिलते हैं और जब दोनों मिलते हैं तो दोनों अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। मामी कहती है कि भांजा मुझे घुमाने के लिए शहर लाया था। भांजा कहता है कि मामी मेरे साथ घूमने के लिए आई हुई थी। अब इस बात को लेकर रवि और उसकी बहन गीता में भी टकरार होने लगती है। गीता कहती है कि तुम फालतू के ही मेरे बेटे पर शक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों काफ़ी अच्छे हैं, घूमने के लिए शहर गए होंगे। रवि कहता है शहर गए थे तो बताना चाहिए था। अब गीता नाराज हो जाती है कि तुम खामखा मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन तभी कई सबूत ऐसे मिलते हैं कि रवि कहता है कि मैंने खुद अपने आंखों से देखा था दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में। अब इधर रोशनी से जब पूछताछ होती है, पंचायत शुरू होती है। रोशनी कहती है कि मैं भूरा को प्यार करती हूँ। भूरा कहता है कि मैं रोशनी को, यानी कि अपनी मामी को बेहद प्यार करता है और दोनों कुछ शादी करना चाहते हैं। 28 फरवरी को दोनों शादी करना चाहते थे। अब इधर
उसकी बहन से झगड़े हो जाते हैं। बहन अपने बेटे की गलती को नहीं मान रही थी। वो बार बार अपनी भाभी यानी कि रवि की पत्नी को ही दोषी ठहरा रही थी। उसने ही मेरे बेटे को बहला फुसला कर लेकर फरार हुई थी। सारी गलती उसकी है। अब इधर भांजा मानने को तैयार नहीं था, छुप छुप कर बातें करता था। अब रवि घर से बाहर नहीं जाता है। एक दिन किसी काम से अपने बीबी को कमरे के अंदर बाहर से बंद कर जैसे ही वह काम के लिए जाता है, वैसे ही फिर से भूरा उसे लेकर फरार हो जाता है। अब यह बात पता चलती है तो उसकी बहन भी अपने ही भाई पर इल्जाम लगाती है कि देखो तुम्हारी बीवी फिर से मेरे बेटे को लेकर फरार हो गई, तुम अपनी बीवी को समझाओ, तुम्हारी बीवी बिगड़ चुकी है, तुम उसे खुश नहीं रख सकते हो तो कम से कम उसे शहर से दूर ले जाओ, गांव लेकर जाओ, तो मेरे बेटे को बिगाड़ रही है। अब दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं। भाई बहन में तकरार हद से ज्यादा बढ़ जाता है। अब इधर उसकी बीवी घर नहीं लौटती है। जब घर नहीं लौटती है तो इधर रवि काफी परेशान होता है और वो सोचता है कि आखिर वो समाज को क्या मुंह दिखाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर वो करे तो क्या करे। फिर अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि तुम अपने बेटे को चाहे जहां से हो सके ढूंढ कर लाओ, वो मेरी बीवी को लेकर गया है और मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं लोगों से क्या कहूंगा। अब उसकी बहन गीता उल्टे ही अपने भाई पर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उसकी ही बीवी को दोषी ठहरा रही थी। इधर रवि घर जाता है। घर जाने के बाद 2 मार्च को काफी सोचता है। सोचने के बाद अपनी बहन को फोन करता है और कहता है कि आओ, कुछ बातें करनी है, तुमसे मिलना है। साथियों, जैसे ही गीता मिलने के लिए अपने भाई के पास जाती है, वह कमरे में ले जाता है और कमरा बंद कर देता है। कमरा बंद कर जब उसकी बहन पूछती है कि तुम कमरा क्यों बंद कर रहे हो, तो कहता है बंद कमरे में तुमसे कुछ बातें करनी है ताकि कोई सुन ना ले। बहन कहती है ऐसी कौन सी बात है तुम बंद कमरे में मुझसे करना चाहते हो, आखिर तुम चाहते क्या हो, कहीं तुम्हारी नीयत में खोट तो नहीं है। लेकिन तभी जैसे ही वह ढीला पड़ती है, रवि उसका गला दबा देता है। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसकी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। अब इधर उसका बेटा अपनी ही मामी को लेकर फरार था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, अपने मामी और भांजे के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर चुके थे। उन्हें बिल्कुल भी समाज और अपने परिवार की, अपने पति की, अपने माँ बाप की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। इधर अब रवि अपनी बहन का गुस्से में गला दबा देता है कि अगर उसकी बहन ने अपने बेटे को समझाया होता तो शायद दोबारा भूरा ऐसी गलती नहीं करता। लेकिन वो अपने बेटे को बचाती रही और रवि के पत्नी यानी कि रोशनी की ही गलती देती गई। इसलिए भूरा ने दोबारा उसकी बीवी को लेकर फरार हो गया। अब वो अपनी बहन को गुस्से में बदला लेने के लिए अपनी भी बहन का गला दबा देता है, उसकी मौत हो जाती है। साथियों, मौत हो जाती है तो जब आधी रात होती है, तो वह एक चाकू से अपनी ही बहन का गला रेतता है, टुकड़े टुकड़े करता है। खून निकलता है। वो छटपटा रही थी जब वो गला दबा रहा था। चूड़ियां टूटती हैं, बिखरती हैं, बेड पर बेडशीट वगैरह इधर से उधर हो जाती हैं, खून लग जाते हैं। और फिर वो टुकड़े कर अपनी बहन के एक प्लास्टिक की पॉलीथीन लेकर आता है और उसमें भरकर रात को वो सोचता है कि आखिर बॉडी को अब ठिकाने कहाँ लगाया जाए ताकि किसी को कुछ पता ना चले। लेकिन अब सोचते सोचते अब सुबह होने ही वाली थी, रात 2 से 4 बजे के बीच में। अब वो उस बॉडी को पास में पड़े हुए प्लॉट में लेकर जाता है, वहीं फेंक देता है और फेंक कर अपने एक बेटा जो रवि का रहता है उसे लेकर वो दिल्ली फरार हो जाता है। इधर पुलिस को जब बॉडी बरामद होती है तो पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उसकी बहन बताती है, उसका जो भांजा रहता है उसे पता चलता है उसकी माँ का कत्ल हो चुका है और वो उसी शहर में था। फिर वो अपनी मामी को लेकर आता है और फिर भांजा पुलिस को बताता है कि उसका उसके मामी के साथ नाजायज संबंध थे, वो कई बार संबंध बना चुका है और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, शादी करना चाहते थे। इसी वजह से उसका मामा रुकावट बन रहा था दोनों की मोहब्बत में और वह
माँ हमेशा मेरा पक्ष लेती थी, मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए उसके मामा रवि ने गुस्से में आकर उसके माँ का कत्ल कर दिया है। अब पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी। इधर लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि रवि अपने बेटे को लेकर फरार हो चुका है, दिल्ली में कहीं जाकर छिपा हुआ है। पुलिस अब यूपी की निकलती है, दिल्ली पुलिस की मदद लेती है और फिर उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर लाती है तो पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा काम क्यों किया, कोई और भी रास्ता तो तुम निकाल सकते थे। तो रवि बताता है कि उसकी बीवी को उसकी बहन के लड़के ने नाजायज संबंध में प्रेम जाल में फंसा रखा था और उसकी बहन उसमें उसका साथ दे रही थी। इसलिए वह गुस्से में आकर बेरहमी से अपने ही बहन का गला घोट दिया और फिर उसके टुकड़े कर उसे खाली पड़े प्लाट में फेंक दिया। अब साथियों, यह जब न्यूज़ मीडिया के माध्यम से लोगों तक यह खबर जाती है तो आगरा यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली के लोग भी, पूरे देश के लोग भी इस घटना को सुनकर हैरान थे। कहते हैं कि अगर बेटा गलती करता है तो कई बार माँ बाप अपने बेटे का पक्ष लेते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई माँ बाप ऐसे भी हैं कि उसे दंडित करते हैं, उसे उचित सलाह देते हैं ताकि सम्मान भी बचा रहे और बेटा भी सुरक्षित रहे, परिवार भी सुरक्षित रहे। काश कि गीता ने अपने बेटे को पहले समझाया होता तो आज वो जिंदा होती। और इधर रवि गुस्से में आकर अपनी ही बहन का कत्ल कर देता है। शायद कोई और रास्ता निकाल सकता था, लेकिन आज फिलहाल रवि के हाथों से उसकी पत्नी भी चली गई है, उसकी बहन भी चली गई है और वह खुद आज सलाखों के पीछे है। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। इस घटना को मैंने काफ़ी सर्च किया तो मुझे लगा कि इस घटना को मैं अपने अंदाज में आप सभी साथियों को सुनाऊं ताकि आप भी सतर्क रहें, जागरूक रहें। साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। नमस्कार।